संसद के मॉनसून सत्र में जिस बिल की सबसे ज्यादा चर्चा है, सरकार ने अपनी पूरी शक्ति जिस बिल के लिए लगा दी है, कई विपक्षी सांसदों को तोड़कर सरकार अपने पक्ष में लाई है और अभी भी लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ज्यादा से ज्यादा सांसदों का समर्थन जुटाने की जुगत में नई नई रणनीति पर काम कर रही है। आप जानते हैं वो कौन सा बिल है? वो है डीलिमिटेशन बिल, यानी परिसीमन विधेयक। यानी वो बिल जो पास हो गया तो देश में इतना कुछ बदल जाएगा जो इस वक्त असंभव सा दिखता है। देश की सियासत को पूरी तरह उलट देने की क्षमता रखने वाले डीलिमिटेशन बिल को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको बताएंगे कैसे इस एक बिल से देश के सभी संसदीय क्षेत्र की रूपरेखा बदल जाएगी, विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदल जाएंगी, आपका मौजूदा चुनाव क्षेत्र और नेता बदल सकता है। संसद के भीतर भी सांसदों की संख्या से लेकर पक्ष विपक्ष के बीच समीकरण में बड़े बदलाव दिखेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में बहुत फर्क आएगा। हो सकता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक बड़ा सियासी टकराव शुरू हो जाए। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का जो मसला है वो भी इस बिल के पास हुए बिना हकीकत में तब्दील होना असंभव सा दिखता है। कुल मिलाकर डीलिमिटेशन बिल यानी परिसीमन विधेयक भारतीय लोकतंत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करने का दम रखता है। सबसे पहले बात करते हैं कैसे ये बिल उत्तर भारत और दक्षिण भारत की खाई को बढ़ाएगा और देश में एक नए टकराव को जन्म दे सकता है। दरअसल परिसीमन का सीधा मतलब है देश की आबादी के हिसाब से संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का दोबारा निर्धारण करना। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी इलाके की आबादी बहुत बढ़ गई है तो वहां एक सांसद के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी आ जाती है। जबकि किसी दूसरे राज्य में आबादी कम बढ़ी है, वहां एक सांसद अपेक्षाकृत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है, क्या दोनों राज्यों के मतदाताओं की आवाज संसद में बराबर मानी जा सकती है? यहीं से शुरू होती है परिसीमन की जरूरत। लेकिन भारत में मामला सिर्फ आबादी का नहीं है, बल्कि राजनीति, संघीय ढांचे और राज्यों के बीच संतुलन का भी है। यही वजह है कि आज दक्षिण भारत के कई राज्य इस प्रस्तावित परिसीमन को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं। 1971 की जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का बंटवारा लगभग स्थिर कर दिया गया था। बाद में यह व्यवस्था इसलिए जारी रखी गई ताकि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन को सफल बनाया उन्हें इसकी सजा न मिले। यानी अगर किसी राज्य ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया तो उसकी संसद में सीटें कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जब अगला बड़ा परिसीमन नई जनगणना के आधार पर होगा, तब आबादी तेजी से बढ़ाने वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। यहीं से उत्तर और दक्षिण भारत की बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों की आबादी पिछले 5 दशकों में काफी तेजी से बढ़ी है। अगर सीटों का निर्धारण मुख्य रूप से आबादी के आधार पर हुआ तो इन राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं। मतलब इन राज्यों का संसद में राजनीतिक प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। प्रधानमंत्री चुनने से लेकर केंद्र सरकार बनाने तक इन राज्यों की भूमिका और निर्णायक हो सकती है। अब दक्षिण भारत का पक्ष या उनकी चिंताएं क्या हैं, ये समझते हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया। इन राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में निवेश किया। अगर अब आबादी ही सीटों का सबसे बड़ा आधार बन गई तो इन राज्यों का तर्क है कि जिन्होंने राष्ट्रीय नीति का पालन किया वही राजनीतिक रूप से अब कमजोर हो जाएंगे। यानी उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की, लेकिन उसका परिणाम संसद में कम प्रतिनिधित्व के रूप में भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि दक्षिण भारत के कई नेताओं ने इसे जनसंख्या नियंत्रण की सजा तक बताया है। अगर किसी राज्य की सीटें बढ़ती हैं और किसी दूसरे राज्य का संसद में प्रभाव घटता है तो स्वाभाविक रूप से संसाधनों, वित्तीय आवंटन, नीतिगत प्राथमिकताओं और राजनीतिक शक्ति को लेकर नई बहस शुरू होगी। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि परिसीमन का फार्मूला क्या है। क्या सिर्फ आबादी आधार बनेगी या राज्यों के हितों का संतुलन बनाए रखने के लिए कोई नया मॉडल तैयार किया जाएगा? यही वह सबसे बड़ा सवाल है जिस पर पेच फंसा है।
कितने दल इसके समर्थन में आएंगे और कितने विरोध करेंगे, ये बस इसी सवाल के जवाब पर टिका है। परिसीमन बिल से और भी कई बदलाव होने तय है। मसलन लोकसभा का आकार बदल सकता है। आज लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, लेकिन नए संसद भवन का लोकसभा कक्ष 888 सांसदों तक की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। परिसीमन विधेयक के अमल में आने के बाद सांसदों की संख्या कम से कम 850 होने की संभावना बताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो देश के कई हिस्सों में नए संसदीय क्षेत्र बनेंगे। अन्य बड़े बदलाव होंगे। आपका संसदीय क्षेत्र बदल सकता है। हो सकता है जिस लोकसभा क्षेत्र में आप आज वोट डालते हैं, अगले चुनाव में उसका नाम बदल जाए, सीमा बदल जाए या वह किसी दूसरे जिले के साथ जोड़ दिया जाए। आपका सांसद बदल सकता है बिना आपका घर बदले। परिसीमन बिल के पास होने के बाद अमल में आने से विधानसभा की राजनीति भी पूरी तरह बदल सकती है। परिसीमन सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं रहेगा, विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं भी बदल जाएंगी। कई पुराने राजनीतिक गढ़ खत्म हो सकते हैं, नई सीटें बन सकती हैं, जातीय और सामाजिक समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे नेता जो वर्षों से एक सीट से जीतते आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल नए क्षेत्र में चुनाव लड़ना पड़ सकता है। और आखिरी सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं को 33% आरक्षण के रूप में दिखेगा। महिला आरक्षण कानून संसद से पारित हो चुका है, लेकिन उसे लागू करने के लिए परिसीमन बेहद जरूरी माना गया है। यानी नई सीटों और नए निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय की जाएंगी। इसलिए परिसीमन सिर्फ चुनावी नक्शा नहीं बदलेगा, बल्कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का नया दौर भी शुरू कर सकता है। नए हालात में राजनीतिक दलों की पूरी रणनीति भी बदल जाएगी। अगर जिन राज्यों पर राष्ट्रीय दल सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, आज जिन राज्यों पर राष्ट्रीय दल ज्यादा फोकस करते हैं, संभव है परिसीमन के बाद उनकी चुनावी प्राथमिकताएं बदल जाएं। जहां ज्यादा सीटें होंगी, वहीं ज्यादा चुनावी निवेश होगा, वहीं ज्यादा बड़े नेता भेजे जाएंगे, वहीं ज्यादा चुनावी वादे किए जाएंगे। यानी देश की चुनावी राजनीति का केंद्र भी बदल सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परिसीमन बिल को सिर्फ एक मौजूदा राजनीतिक मुद्दा समझ रहे हैं, तो ये बड़ी भूल हो सकती है। परिसीमन संविधान, संघीय ढांचे, राज्यों के अधिकार, समान प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक संतुलन से जुड़ा विषय है। एक तरफ सिद्धांत कहता है कि हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को राजनीतिक नुकसान उठाना चाहिए? यही इस वक्त की सबसे बड़ी दुविधा है, जिसका समाधान सरकार को निकालना होगा। अगर समाधान संतुलित हुआ तो परिसीमन भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। लेकिन अगर किसी बड़े हिस्से को यह महसूस हुआ कि उनके साथ राजनीतिक न्याय नहीं हुआ, तो यही मुद्दा आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी संघीय और राजनीतिक बहस बन सकती है। यानी परिसीमन सिर्फ सीटों की गिनती नहीं है, यह तय करेगा कि अगले कई दशकों तक भारतीय लोकतंत्र में किसकी आवाज कितनी बुलंद होगी, किस राज्य का प्रभाव कितना होगा और देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। देश की पावर पॉलिटिक्स को समझने के लिए हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। ये विषय आपको ठीक लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर हम हाजिर होंगे नए विषय और विश्लेषण के साथ। आपकी रुचि का कोई विषय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम उसकी सारी जानकारी इकट्ठा कर आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।